हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ, उसके साथ उसकी फिलोसफी हम पढ़ चुके थे और हमने पढ़ा था संघ सिस्टम। अब जो अगला टॉपिक आता है तो हमें बात करनी है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कैसे कैसे कंडक्ट हुए। जब बुद्धिज्म में बुद्धा जी की डेथ हुई हमारे, तो उनके बाद काफी सारे काउंसिल्स कंडक्ट होते हैं। जैसे हमारे जैन के मैंने आपको काउंसिल्स पढ़ाए थे, तो आपको याद आ रहा हो तो वैसे ही यहाँ पर काउंसिल्स कंडक्ट होते हैं, या फिर आप इनको कंसीडर कर सकते हैं एज असेंबलीज जो होती है वो। ठीक है, तो इन काउंसिल्स के थ्रू क्या होता है, चेंजमेंट आता है रिलीजन में पर्टिकुलरली। ठीक है, और सेक्ट्स डिवाइड होते जाते हैं। तो आपको ये काउंसिल के जो फैक्चुअल डाटा है याद रखना पड़ेगा। इनमें काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस कई सारे पूछे हुए हैं पिछले कई सालों में। तो चलिए बात करते हैं। ये जो आपकी चार्ट है, अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो एसेस ले सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज इसको लिखेंगे और अलग अलग हेडिंग डाल के आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये बात आती है बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। तो कौन कौन से ईयर में कंडक्ट होते हैं, सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारा फर्स्ट काउंसिल होता है वो तो कंडक्ट होता है 483 बीसी में, मतलब जिस साल में हमारे बुद्धा जी की डेथ हुई उसी साल में फर्स्ट काउंसिल जो है वो हमारा कंडक्ट हो चुका था। और ये किसके अंडर कंडक्ट हुआ था आपको याद रखना है। तो देखिए, ये जो लीडरशिप थी, आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैनशिप थी, वो तो कौन संभाल रहे थे, महाकश्यप। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये पूरा फैक्चुअल डाटा है तो ये चीजें रटनी पड़ेगी। ठीक है, महाकश्यप जो थे वो इसके चेयरमैन थे। पैट्रनाइजेशन किसने दिया था, तो उस टाइम अजातशत्रु थे, वो रूल कर रहे थे। और अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे, हमारे हर्यंक डायनेस्टी के। हर्यंक डायनेस्टी के, ठीक है, ये याद रखना है। आगे हम मगध पढ़ेंगे ना, जिसमें मौर्यन एम्पायर भी आता है आगे, तो उसी से पहले हर्यंक डायनेस्टी आई थी, ये माना जाता है। मतलब काफी पहले आई थी, मैं कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे जो अजातशत्रु जी थे वो कहाँ के थे, हर्यंक डायनेस्टी के, और इन्होंने पैटर्नाइजेशन दी थी फर्स्ट काउंसिल को। ठीक है, फिर बात करते हैं कि वेन्यू क्या रहा होगा इस काउंसिल का। वेन्यू यानी जिस प्लेस पे ये काउंसिल कंडक्ट हुआ होगा, तो कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो राजगीर। राजगीर जो है वो हमारे बिहार के अंदर ही पड़ता है, सप्तरानी केव्स। जो राजगीर था और पाटलिपुत्र, ये दोनों कहीं ना कहीं मगध की कैपिटल रहे। ठीक है, पहले राजगीर हुआ करती थी, उसके बाद पाटलिपुत्र पे शिफ्ट ले लिया इसने। वो सारा अपन आगे पढ़ेंगे, वो मैं समझाऊंगा। अभी आपको ये याद ही करना है केवल। ठीक है, तो वेन्यू आपको पता लग गया, राजगीर सप्तरानी केव्स के अंडर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है कि सेकंड काउंसिल कब हुआ। सेकंड काउंसिल होता है जस्ट 100 इयर्स बाद में, है ना। पहले का हुआ 483 बीसी में, फिर होता है 383 बीसी में। ठीक है, और ये होता कहाँ पे, तो वैशाली में। ये सारा जो एरिया है आपके बिहार में आता है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैशाली में चुलवांगा केव्स नाम है ना, चुलवांगा केव्स। तो वहां पर कंडक्ट होता है ये काउंसिल, और किसकी पैटर्नाइजेशन के अंडर होता है, तो ये होता है काल अशोक के अंडर। काल अशोक कौन सी डायनेस्टी के थे हमारे, तो आपको याद रखना है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ये जो हमारी शिशुनाग डायनेस्टी है, ये जस्ट हर्यंक डायनेस्टी के बाद आती है। ये सीक्वेंस आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब हम मगध पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर बात आती है तो अशोका। ये तो नाम किसने नहीं सुना, है ना। तो जो हमारा थर्ड काउंसिल है वो कंडक्ट होता है हमारा 250 बीसी के अराउंड। ठीक है, और उस टाइम रूल कौन कर रहा था, तो अशोक का, सम्राट अशोक का। ठीक है, और ये कौन से एम्पायर के थे, तो ये तो सब जानते हैं, मौर्य एम्पायर। ठीक है, और इनके टाइम देखने को मिलेगा कि बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, तो ये देखिए पाटलिपुत्र में होता है। वेन्यू इसका क्या था, पाटलिपुत्र, क्योंकि उस टाइम तक कैपिटल पाटलिपुत्र हो चुकी थी बिहार की। फिर बात आती है अशोक वर्मन विहार, ये इन्हीं के नाम पे जो ये वेन्यू का नाम रखा गया, अशोक वर्मन विहार, वहां पे ये कंडक्ट हुआ था काउंसिल। ठीक है, फिर बात आती है कि चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे मोगलीपुत्र टिस्सा। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अशोका के टाइम में चेयरमैन थे, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये नाम तो आपको याद रखना ही है। फिर बात आती है कि फोर्थ काउंसिल। तो जो हमारा फोर्थ काउंसिल था वो 78 एडी के आसपास कंडक्ट हुआ माना जाता है। और किसके अंडर कंडक्ट हुआ, तो चेयरमैनशिप तो आपको याद रखनी है कि चेयरमैनशिप दो थी। एक तो थी चेयरमैनशिप, दूसरी थी वाइस चेयरमैनशिप। ठीक है, तो चेयरमैनशिप तो होती है हमारी वासुमित्र के अंडर। जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वासुमित्र। और इसमें एक वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलता है हमको, जिनका नाम था अश्वघोष। इन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखने में, और इनके बारे में एक मेजर टेक्स्ट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर देखिए कि कनिष्का, पैटर्नाइजेशन कौन करते हैं इनकी, कनिष्का।
जो कि थे हमारे कुषाण डायनेस्टी के। कौन सी डायनेस्टी के? कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, और ये कहाँ कंडक्ट हुआ? तो वेन्यू माना जाता है कश्मीर में कंडक्ट हुआ होगा, कुंडल वन में। ठीक है, ये सब तो है कुछ फैक्चुअल डाटा जो आपको याद रखना है। एक दो बार आप ये टेबल पढ़ेंगे तो अपने आप याद होता जाएगा। उनके रिजल्ट क्या क्या रहे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फर्स्ट काउंसिल था उसका रिजल्ट क्या रहा। फर्स्ट काउंसिल में क्या होता है कि सुत्त पिटका और अभिधाम पिटका इन दोनों को कंपाइल किया गया। ये जो है कुछ मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, सुत्त पिटका और अभिधाम पिटका, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं जब मैंने आपको इसे हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था, आपको याद हो तो। सुत्त पिटका और अभिधाम पिटका कंपाइल होती है, और कौन कौन कंपाइल करते हैं तो आपको याद रखना है। जो सुत्त पिटका है वो तो हमारे बनाते हैं आनंद जी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो देखिए मैं तो इसमें ट्रिक यूज करता था, जैसे सुत्त आनंद, मैं ऐसे याद करता था सुत्त आनंद, मतलब जहां मेरे को सुत्त पिटका दिख रहा है मैं वहां पे आनंद कर दूंगा ऐसे करके। फिर बात आती है तो उपाधि। अब विनय पिटका जो है वो कौन कंपाइल करते हैं? हमारे उपाधि। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, मेजर रिजल्ट यही है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना फर्स्ट काउंसिल से रिलेटेड। फिर बात आती है सेकंड काउंसिल में क्या हुआ। एक तो चीज जो होती है सेकंड काउंसिल में कि अब धीरे धीरे बुद्धिज्म में फ्रैक्शनलिज्म आना चालू हो गया था। फ्रैक्शनलिज्म कैसे? जो मिशनरीज थे उनके आइडियाज मैच करने बंद हो गए थे, तो वो डिमांड कर रहे थे कुछ चेंजमेंट्स के लिए, है ना, बुद्धिज्म की चेंजमेंट्स की डिमांड कर रहे थे वो, और ऐसे ही मिशनरी ज़ील भी कम होती दिखी हमें। ठीक है, तो बात आती है इसका रिजल्ट क्या रहा। तो आता है स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिकास, जो है पार्टीशन हो जाता है बुद्धिज्म का स्थाविरवादिन्स और महासंघिकास में। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो डिवीजन था उसका नाम हुआ करता था स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिकास है, और आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि यही चीजें जो है वो लास्ट में जाकर हमारे दो नाम देती है नए, कौन से? हिनायाना एंड महायाना। ठीक है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में भी चलते हैं। फिर बात करते हैं तो थर्ड काउंसिल का रिजल्ट क्या रहा। थर्ड काउंसिल में जो हमारा थर्ड मेजर कंपाइल होता है टेक्स्ट, उसका नाम क्या था? तो वो था अभिधाम पिटका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभिधाम पिटका, और इसके जो ओनर है उसका नाम अपन को याद नहीं रखना है। उसी के साथ क्या होता है? मिशनरीज, मतलब कि आप खुद देखिए 250 में मैंने आपको बताया कि अपने पीक पे जाता हुआ बुद्धिज्म दिख रहा था हमें, है ना, और क्यों दिख रहा था? अशोका की पैटर्नाइजेशन के कारण। अब वहीं पे क्या होता है, जो अशोका थे वो मिशनरी सेंड करते हैं आउट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि आउट ऑफ इंडिया भी प्रचार प्रसार हो रहा है बुद्धिज्म का। ठीक है, तो ही सेंटेड मिशनरी आउटवर्ड्स द इंडियन बाउंड्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि फोर्थ काउंसिल का रिजल्ट क्या रहा। मैं आपको बता चुका हूँ हिनायाना एंड महायाना सेक्ट डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे जाके बुद्धिज्म में काफी चेंजमेंट आते रहे। हमको ये भी देखने को मिला कि मूर्ति पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि आपको पता है कि बुद्धा मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजक के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप इसका एसेस ले सकते हैं एक बार, जितनी बार भी आप इसको पढ़ेंगे आपको ये याद होता रहेगा, और आप खुद नोटिस करेंगे कि जैसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप अपने आप ही टिक लगा देंगे उसको। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा जानते हैं स्थाविरवादिन्स और महासंघिकास के बारे में, और उसके बाद जो हिनायाना महायाना सेक्ट बनता है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। तो स्थाविरवादी महासंघिकास में क्या होता है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो स्थावरवादिन्स थे वो तो थे ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स। ठीक है, मतलब दे वर द बिलीवर ऑफ विनय पिटका। ठीक है, विनय पिटका जो थी वो आपको असली प्रैक्टिसेस बता रही थी जो आपको बुद्धा ने प्रोवाइड की थी। आप ऐसा याद कर लीजिए, मतलब जो बुद्धा की टीचिंग है ये उस पे ही चलेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं जाएंगे। पर जो महासंघिकास थे उन्होंने क्या किया था, थोड़ा मॉडरेट पाथ अपना लिया था, मतलब जो थोड़ा लेस सीवियर था, है ना, जिसमें आपको प्रमोशन कम करना पड़ेगा, और थोड़ी सिंपल लाइफ अपना ली थी इन लोगों ने। आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए फॉलोअर ऑफ विनय पिटका, फॉलोअर ऑफ विनय पिटका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात आती है तो महायाना हिनायाना में क्या होता है। अब आपको यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिलेगी। जो हिनायाना सेक्ट था वो तो था आपका ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर, मतलब वो क्या कर रहे थे, जो बुद्धा ने आपको टीचिंग्स दी है एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे थे, सेम पैटर्न चल रहा था, कोई चेंजमेंट नहीं आई थी। वहीं दूसरा जो सेक्ट था महायाना ने क्या कर लिया कि देखो चेंजमेंट टुवर्ड प्रैक्टिसेस, मतलब उन्होंने प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजेस लाना चालू कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो महायाना सेक्ट था हमारा, इन्होंने आइडल वर्शिप भी स्टार्ट कर दी।
क्या स्टार्ट कर दी, आइडल वर्शिप। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि सिंपल प्रैक्टिसेस अपना ली थोड़ी, सिंपल प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है कि ये खिलाफ हो गए किसी चीज के या टीचिंग्स को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया पूरा बुद्धा की, पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सिंपलर वे में बना लिया उसको अपने आप के लिए। ठीक है, और थोड़ा अपने हिसाब से ढालने लगे वो बुद्धिज्म को, ये चीज याद रखनी है। और एक मेजर चीज और याद रखनी है आपको, द डॉक्ट्रिन ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, डॉक्ट्रिन, the Mahayana sect or the one who were believing in the doctrine of Bodhisattva. Now, what is the doctrine of Bodhisattva? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो बोधिसत्व की डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन यानी कि थ्योरी। ठीक है, जो बोधिसत्व की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आप मानेंगे कि बुद्धा विल बी रीइंकार्नेट्स इन द फ्यूचर, मतलब ये रीबर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, सो महायाना, आप यहाँ लिख लेंगे महायाना, Mahayana sect believed in the particular theory. अब आपको एक साइड में लाइन लिख लेनी है बोधिसत्व करके, और वहां एरो करके आपको ये लिख लेना है कि दिस इज द थ्योरी अबाउट रीबर्थ ऑफ बुद्धा इन विच द महायाना सेक्ट बिलीव्ड that the Buddha was a person who will reincarnate in future. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बोधिसत्व डॉक्ट्रिन क्या थी। फिर बात आती है तो एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म, ये अलग आइडिया आपको ध्यान रखना है, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि बुद्धिज्म है वो उस टाइम पे सोसाइटी में डेवलप कैसे हुआ और वो एक्सपेंड कैसे होता गया। तो सबसे पहला क्रेडिट तो आपको किसके जाएगा, अशोका को। ठीक है, सबसे पहला क्रेडिट तो अशोक को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिज्म था वो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कब किस चीज में आया था उसका, तो अशोका के टाइम पे आया था, क्योंकि उसने बेटराइजेशन दी और आउट ऑफ इंडिया भी उसने मिशनरी सेंड किए। ठीक है, फिर बात आती है ग्रीक रूलर्स को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता है। आप कुछ सोचिए, कोई बाहर से कंट्री का रूलर आया है और जो आपको कैप्चर करके बैठा है आपका एरिया, ठीक है, पर वो कर क्या रहा है, वो यहाँ के रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर उसे अपना रहा है, तो लोग उसे देखेंगे और लोग यही सोचेंगे ना कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर यहाँ के धर्म को अपना रहा है तो कुछ तो होगा इस धर्म में, तो ऐसे वो जो रिलीजन है वो और फेमस होता जाएगा, है ना। इसमें एक किंग का नाम याद रखना आपको, मानिंदर, एग्जाम्पल के तौर पे। मानिंदर वॉज एन इंडो ग्रीक किंग जिसने कि बुद्धिज्म को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है अर्लियर पैटर्नाइजेशन। अर्लियर पैटर्नाइजेशन मतलब ऑब्वियसली बात है, जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ तो सबसे अर्लियर इनको पैटर्नाइजेशन मिली अलग अलग किंग से, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब जो सीक्वेंस चलता रहा, इसके चलते क्या हुआ, हमारे को पता लग गया कि बुद्धिज्म आगे जाके एक्सपेंड होने वाला है। फिर बात आती है तो डेवलपमेंट्स एज अ ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको आर्य शर्मा में नहीं मिलेगा पर ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बात है, डेवलपमेंट एज ट्रेडिंग सेंटर। तो हुआ क्या, ये जहां पर रहते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया विक्रमशिला, नालंदा, जिन केव्स में ये रह रहे थे वहां पे, है ना, अलग अलग केव्स है, अजंता केव्स में रह रहे थे, तो वहां क्या हुआ, जो ट्रेडिंग रूट्स हुआ करते थे पुराने टाइम के, वो वहां से ही निकलते थे। तो ये जो प्लेसेस थे ये क्या है, ट्रेडिंग सेंटर की तरह डेवलप हो गए, मतलब जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक रहे हैं, आपके जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक के जा रहे हैं। तो क्या हुआ, किंग्स ने इनको ज्यादा पैटर्नाइजेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर बात आती है प्रोमिनेंट स्कॉलर्स। सो मैंने आपको बताया था जो हमारे अशोक घोष थे, है ना, जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया था, वो भी एक स्कॉलर थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, बुद्ध चरिता लिखा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुद्ध चरिता मतलब आपके रिलीजन के बारे में कोई फिलोसफी लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लोग पढ़ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब मेजर रीजंस थे जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म में कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं कि बुद्धिज्म जो था उसने सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट डाला था उस समय की, चलिए बात करते हैं। तो आपको देखिए सोसाइटी में मेजर जो रोल्स प्ले करने वाले लोग हैं आपके, वो कौन है, आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है, जब भी सोसाइटी में चेंजमेंट आएगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वुमेन की पोजीशन में सोसाइटी पे उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट डाला है, क्या इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, और उसी के साथ साथ लोअर कास्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, आपको ये याद रखना है कि अगर आप हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं तो ये दो चीजें हैं जो मेजर रोल प्ले करती है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है वुमेन्स। ठीक है, तो वुमेन्स में इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, आप खुद सोचिए।
देखिए हाईएस्ट गोल वाज अचीवेबल फॉर देम नाउ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट गोल है अब वो वुमेन क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। जहां पर वुमेन को नेग्लिजेंस मिल रही थी वैदिक कल्चर से, है ना, जैसे जैसे ये टाइम आया था बुद्धिज्म का, तब क्या है वैदिक कल्चर में जो वुमेन्स थी उनको नेग्लिजेंस मिलना चालू हो गई थी और हर जगह उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट भी कम होती जा रही थी। वहीं जो बुद्धिज्म था उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपके लिए हाईएस्ट गोल, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कभी, है ना। तो अब क्या हुआ, हाईएस्ट गोल जो कि है निर्वाणा, है ना, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग हाईएस्ट गोल क्या है, निर्वाणा। निर्वाणा या फिर आप कह सकते हैं द मोक्ष, ठीक है, वो है हाईएस्ट गोल। तो अब क्या हुआ, वो जो गोल था वो अचीवेबल हो गया, है ना, अनलेस कि किसी जेंडर पे डिपेंड करने के अलावा, है ना। तो अब वुमेन भी है वो निर्वाण ले सकती है, समझ गए। फिर बात आती है लोअर सेक्स। तो देखिए ओपन फॉर शूद्रास, देखिए बुद्धा केप्ट हिज डोर ओपन फॉर शूद्रास, मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बुद्धिज्म में लोअर सेक्ट का कोई पर्सन नहीं आ सकता, है ना। यदि आप 15 ईयर ओल्ड है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आप आ सकते हैं बुद्धिज्म में, एक रीजन ये हो गया, है ना। तो ये भी सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर बात आती है इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है बुद्धिज्म, वो देखते हैं। तो बुद्धास के आइडिया के अकॉर्डिंग जो फार्मर है उसे ग्रेन्स प्रोवाइड होने चाहिए, मतलब जो फार्मर खुद आपको कल्टीवेट करके दे रहा है चीजें, अगर उसको ही खाना नहीं मिलेगा तो क्या सेंस ऐसे काम का, है ना। फिर बात आती है ट्रेडर्स विद वेल्थ, मतलब जो ट्रेड कर रहा है उसे वेल्थ मिलनी चाहिए, है ना। मतलब जो खुद ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, जो ट्रेड करने लग रहा है, उसे वेल्थ मिलनी चाहिए। और ऐसे अनएम्प्लॉयड विद एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयड को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो ये चीजें क्या हुई, देयर वर द सम मेजर steps by Buddha to eradicate poverty. Eradicate poverty. पॉवर्टी को खत्म करने की तो आइडियाज है ये कुछ। फिर बात आती है, देखिए लिटरेसी और लिबरेशन में उन्होंने कैसे प्रमोट किया उन चीजों को, वो देखते हैं। तो बुद्धिज्म ने कैसे प्रमोट किया, आप खुद देखिए, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या थी, मैंने आपको बताया था, जो टीचिंग प्लेसेस फॉर मिशनरीज एंड ऑल द उपासक्स एंड क्या बोलते हैं अपन उनको, भिक्षुज आउट देयर, ठीक है। तो नालंदा एंड विक्रमशिला ये कहाँ बन रखी थी, आपके बिहार रीजन में। फिर बात आती है वल्लभी इन गुजरात, वल्लभी में भी क्या है, टीचिंग चल रही थी, है ना। फिर बात आती है नागा अर्जुना कोंडा, जो हमारा साउथ इंडिया था, वहां पर नागा अर्जुना कोंडा, वहां पर क्या हो रही थी, टीचिंग्स हो रही थी सारे मिशनरीज की। तो ये भी लिबरेशन और लिटरेसी को तो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन सोसाइटी। फिर बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर कंट्रीब्यूशन कुछ कुछ थे। तो जिसमें सबसे पहले बात आती है केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप किया अच्छा खासा, क्योंकि वहां रह रहे थे वो, उनका रेजिडेंस प्लेस हुआ करता था। तो केव आर्किटेक्चर उन्होंने इंप्रूव किया। बराबर हिल्स में गया आपका एग्जांपल हो जाएगा, मतलब जो आपका बोध गया है उसमें क्या है, बराबर हिल्स। ऐसे बाग केव्स इन एमपी और नासिक में भी आपको कुछ केव्स देखने को मिली है, जिससे पता लगता है कि केव आर्किटेक्चर एडवांस हो रहा था धीरे धीरे। फिर बात आती है स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स की बात करते हैं, तो स्कल्पचर्स में उनके जो मेजर आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपको कुछ पैनल्स देखने को मिलेंगे। पैनल्स क्या होते हैं, जैसे कोई कॉपर प्लेट का पैनल बना के रखते थे, है ना, या फिर कोई डेकोरेटिंग मान सकते हैं आप इसको, डेकोरेशंस मान सकते हैं ना केव्स की। तो पैनल्स ऑफ बोधगया में आपको कुछ पैनल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारा जो सांची और बहरूत है एमपी में, वहां पर भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे एग्जांपल्स पैनल्स के। अब आती है बात पेंटिंग की। तो जो पेंटिंग हुआ करती थी वो फ्रेस्को स्टाइल की हुआ करती थी। फ्रेस्कोस मैं आपको बताता हूँ, जो फ्रेस्कोस पेंटिंग है या आपको याद रखना है, वॉल पेंटिंग का टाइप होता है। वॉल पेंटिंग का टाइप होता है। और फ्रेस्कोस पेंटिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है अजंता केव में। फ्रेस्कोस पेंटिंग आपको प्रोमिनेंट वे में देखने को मिल जाएगी। फिर ऐसे कई सारे केव्स हैं, जैसे अल्लोरा जो महाराष्ट्र में ही है, हमारे अजंता भी महाराष्ट्र में। और फिर बात आती है जो एमपी के अंदर आपकी बाग केव्स है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें भी आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे फ्रेस्कोस पेंटिंग्स के। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन रहा जो आर्किटेक्चर और आर्ट की फील्ड में बुद्धिज्म ने किया। अब हम आगे देखेंगे कि बुद्धिज्म जो कि इतना प्रोमिनेंट अच्छे से चल रहा, प्रोमिनेंट रिलीजन बन चुका था, एक सोसाइटी में अपना होल्ड ले चुका था, वो डिक्लाइन की तरफ कैसे चला गया। कहते हैं कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि डिक्लाइन के मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपका ट्रेडिंग सेंटर है ना, एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपके ट्रेड रूट्स चेंज हो रहे हैं,
है ना। वो रीजन भी आप लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा उसका, उल्टा आपका दिमाग चल रहा है, जितना आपको लग रहा है, आप जितना पर्सपेक्टिव में घुस के सोच पा रहे हैं ना, जितना आपको लग रहा है कि आप उसी प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप सोच पा रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है गिरने का, है ना। तो उससे भी आप पॉइंट ऐड करेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा, एग्जाम पे भी अच्छा इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ मेजर पॉइंट्स अब हम पढ़ लेते हैं जो आपको बुक में दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स थे? तो रिफॉर्म इन हिंदुइज्म, मतलब कि आप खुद देखेंगे कि जो ये टाइम आया था आपका, एंडिंग टाइम जो आया था बुद्धिज्म का, तो उस टाइम क्या हुआ कि हिंदुइज्म रिफॉर्म हो रहा था अच्छा खासा। मेजरली आपको देखने को मिला गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। फिर जो हमारे हर्षवर्धन थे उन्होंने भी हिंदुइज्म को प्रमोट किया था स्टार्टिंग में अच्छा खासा, है ना। तो बात क्या होती है, जैसे गुप्ता पीरियड में हिंदुइज्म में रिफॉर्म आने लगे, है ना, काफी सारे नए नए लिटरेचर पढ़ने लगे वापस हिंदुइज्म में। उसी के साथ क्या हुआ, जो उपनिषद था आपका, नया उपनिषद फिलोसॉफी आई थी, उसमें क्या हुआ, जो जितने भी बैड रिचुअल्स थे, सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस थी, वो गायब कर दी गई एक तरह से, है ना। मतलब उन्होंने भी प्रमोट करना बंद कर दिया सैक्रिफिशियल प्रैक्टिस को। तो ऐसे करते करते जो मैल प्रैक्टिसेस थी वो कम होती गई, है ना। हालांकि वुमेन की पोजीशन आपको अभी भी वैसी देखने को मिलेगी, थोड़ी एम्पावरमेंट नहीं आई थी, पर उसमें हुआ क्या, जो मैल प्रैक्टिस थी वो बंद हो गई। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि बुद्धिज्म की पैटर्नाइजेशन भी कम होती जा रही है, तो लोग क्या करने लगे, वापस हिंदुइज्म की तरफ शिफ्ट होने लगे, है ना। फिर बात आती है करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ। तो करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ मतलब कि बुद्धिस्ट जो संघ थे, जहां मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल असेंबलीज हुआ करती थी सारी, वहां पर क्या आने लगा, करप्शन आने लगा, मतलब कि बैड पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी थी। फिर बात आती है यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो अशोक घोषा थे मैंने आपको बताया, उन्होंने जो बुक लिखी थी बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता क्या थी, तो फिलोसफी एंड लाइफस्टाइल ऑफ बुद्धा के ऊपर थी ये। तो ये जो बुक थी ये खुद किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में, है ना। तो आप खुद देखिए, जब अर्लिएस्ट लैंग्वेज आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे थे, पाली लैंग्वेज अच्छी खासी, लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे अच्छा, है ना, और लोगों को लग रहा था कि आम लोगों के लिए आवाज बनाई जा रही है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज को शिफ्ट लेने लगे, जो नए लिटरेचर आने लगे वो संस्कृत में आने लगे, तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा गिर गया, है ना। इससे क्या हुआ, इसको भी एक रीजन कंसिडर किया जा सकता है डिक्लाइन इन बुद्धिज्म के लिए। फिर बात आती है लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मतलब जो अर्लियर टेम्पो था वही जो जैनिज्म के साथ हुआ, वही यहाँ पर क्या हो रहा है, बुद्धिज्म के साथ होने लगा। जो मतलब अर्लियर टेम्पो था, जो पहले के किंग्स ने मेंटेन करके रख रखा था, वो टेम्पो गिरने लगा, उनको पैटर्नाइजेशन कम हो गई। और गुप्ता पीरियड में तो मेजरली आपको दिखने को मिलेगा जो हिंदुइज्म था केवल उसको भी पैटर्नाइजेशन मिली है। हालांकि मैं बताऊंगा जो गुप्ता पीरियड था उसने बाकी रिलीजन को ऐसा नहीं किया कि एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। उन्होंने लैंड ग्रांट्स कुछ दिए थे, हमको देखने को मिलेगा, पर बात क्या है, जो मेजर फोकस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो बुक्स है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सतवाहनास डायनेस्टी के जो कंट्रीब्यूशन था हिंदुइज्म में उसको नेग्लेक्ट कर देती है, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। आपको याद रखना है जो सतवाहना डायनेस्टी आएगी आगे, उसने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसकी बात आप आगे करेंगे। फिर बात आती है परसिक्यूशन। परसिक्यूशंस मतलब कि जो आपके कहते हैं ना कि मतलब फोर्स्ड आपको करवा लिया कन्वर्जन, है ना, फोर्स्ड कन्वर्जन करवा लिया अपने रिलीजन में। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, माना जाता है कि शुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने काफी लोगों को परसिक्यूट करके या फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने रिलीजन में वो लाए थे, है ना। और ऐसे ही एक रीजन किसको माना जा सकता है, तो मुस्लिम इन्वेजन को। मुस्लिम इन्वेजन था, वो भी परसिक्यूशन का ट्रेंड लाया था, है ना। तो उसके चलते क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था वो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो ये सब हो गया मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं दो नए सेक्ट और बने थे उस टाइम जो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, पर इससे आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है उनको, ठीक है। इस्लाम और जैनिज्म के साथ साथ सोसाइटी में उस समय कई सारे नए सेक्ट डेवलप हो रहे थे। तो कुछ मेजर सेक्ट्स हैं जो आपको और ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो हम अभी फिलहाल दो की बात करेंगे जो आर्य शर्मा में मेंशन है। पहला तो है हमारा आजीविका सेक्ट, ठीक है, और दूसरा है चरवाका सेक्ट। देखने को मिला कि ये रिलीजन्स भी कई लोगों ने अपनाए और ये भी दोनों भी बाकी दोनों धर्मों की तरह वैदिक टेक्स्ट को उस टाइम आप कह सकते हैं क्रिटिक कर रहे थे, ठीक है, या फिर वैदिक रिलीजन के खिलाफ थे कहीं ना कहीं।
ठीक है। और ऐसे खिलाफ नहीं थे, सबको क्या चुभ रहा था, सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस चुभ रही थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आजीविका की। तो जो आजीविका सेक्ट था, आपको याद रखना ये भी एक रिलीजन की तरह आपको लेना है। आजीविका सेक्ट जो था उन्होंने बिलीव किया द थ्योरी ऑफ फेटलिज्म में। थ्योरी ऑफ फेटलिज्म क्या है, तो मतलब फेथ में बिलीव करना, है ना। आपको हर चीज में बिलीव नहीं करना है, केवल फेथ में बिलीव करना है, एक पर्टिकुलर फेथ में बिलीव करना है, ठीक है। फिर बात आती है इसका फाउंडर कौन था, तो मखालीपुत्ता घोषाला मखालीपुत्ता इसका कौन था, फाउंडर था, जिसने की आजीविका सेक्ट क्या किया था, फाउंड किया था। फिर बात आती है मेंशन्ड इन 7th पिलर। तो अशोका जो थे उन्होंने, आपको पता होगा, तो 7 पिलर बनवाए थे। तो जो 7th पिलर था उस पे क्या मेंशन किया गया, आजीविका सेक्ट का नाम, ठीक है। फिर बात आती है तो कर्मा, दे डिनाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, मतलब इन्होंने क्या किया कि कर्मा का जो कॉन्सेप्ट था उसे माना नहीं कभी। वो कहते हैं कि कर्मा जैसी कुछ चीज नहीं होती है, और जो भी आपके जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जो भी आपके साथ इवेंट होने वाले हैं फ्यूचर में, वो पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। तो यही बात क्या आती है, फेथ की बात आती है ना। फिर बात आती है तो बिंदुसार 3rd सेंचुरी, ये क्या लिखा गया है, जो 3rd सेंचुरी में बिंदुसार रूलर थे, है ना। तो बिंदुसार कौन था, आपको पता होगा, अशोका के बाद अशोका से जो पहले रूलर आए थे वो थे हमारे बिंदुसार, ठीक है। फिर बात आती है तो क्रिटिक वेदा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वेदा को इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया। फिर बात आती है लाइफ विदाउट क्लोथिंग, मतलब क्लोथिंग के बिना इन्होंने लाइफ बिताना सही समझा। मतलब जो इनके फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे, वो क्लोथिंग के बिना अपनी लाइफ बिताते थे। फिर बात आती है सेंटर इन सरस्वती, मतलब सरस्वती आपको देखने को मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे, महाजनपदा का नाम है। तो ये जो था इनका सेंटर था, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, प्री डिटरमाइंड बिलीव्स, मतलब वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आगे होने वाला है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से निश्चित हो रखा है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही थ्योरी ऑफ फेटलिज्म बताता है। फिर बात आती है एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, दे आल्सो बिलीव्ड इन एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये आपको आर शर्मा में मेंशन नहीं मिलेगी लाइन, पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। फिर बात आती है टेक्स्ट डजंट एग्जिस्ट, मतलब इनके जो कोई टेक्स्ट नहीं बना है आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, केवल इनका मेंशन किया गया है नाम। फिर बात आ जाती है चरवाका फिलोसॉफी की, है ना। जो चरवाका सेक्ट था उसके बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे, उनके फाउंडर का नाम था बृहस्पति, ठीक है। और ये जो थी इनकी थ्योरी कौन सी थी, तो ये बिलीव करते थे मटेरियलिज्म में, मतलब आपको हैरानी होगी सुन के, पर मटेरियलिज्म मतलब कुछ ना इन्होंने कभी पुनर्जन्म माना, है ना। ये कहते थे कि लाइफ जीनी है तो अपने हिसाब से जियो, कैसे भी, है ना। मतलब थोड़ी सी अटपटी सी थ्योरी है ये, पर आपको याद रखना है कि जो पर्सन है वो कुछ भी कर सकता है, आए अपने हिसाब से जिए, है ना। मतलब इसके चलते आप मान सकते हैं कि रॉबरी भी अलाउड है, क्रिमिनल प्रैक्टिसेस भी अलाउड हो जाएगी, तो ये चीज तो गलत है ना थोड़ी। तो ये आइडिया ज्यादा लोगों की तरफ फैला नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलीजन जो पीस सपोर्ट कर रहा है उस टाइम वो चल रहे थे ज्यादा। तो बात आ रही है बृहस्पति हुआ, तो वेदास एंड बृहद्रन्याय का मेंशन, तो मेंशन तो नहीं करूंगा मैं, वेदास और बृहद्रन्याय का जो है, बृहद्रन्याय का हमारा उपनिषद है, तो वहां पे कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलती है इस आइडिया, ठीक है। फिर बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकायत, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने किस कॉन्सेप्ट में माना, लोकायत में। तो ये जो इनका मटेरियलिज्म बिलीव है, मतलब इनका मानना है जो हर चीज है वो मटेरियलिस्टिक है ना, और मटेरियलिस्टिक की तरफ ही आपको अट्रैक्ट होना है, ये रिलीजन बता रहा है। तो ये जो है इसको कहा जा रहा है लोकायत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर बात आती है सुपर नेचुरल पावर्स वर डिनाइड बाय देम, तो मतलब जितनी भी सुपर नेचुरल पावर्स है या गॉड है आप कह सकते हैं, इन्होंने एक तरह से नेग्लेक्ट ही कर दिया। इन्होंने कहा कि गॉड नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आप ये सोच सकते हैं। फिर बात आती है प्रत्यक्ष दर्शन, है ना। प्रत्यक्ष दर्शन मतलब जो आपके सामने हो रहा है केवल वही सच है ना। फिर बात आई है रिजेक्ट्स इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस किसको कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, देखिए इन्फ्रेंस कहते हैं अनुमान को, अनुमान लगाना। तो दे रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस, है ना। मतलब आप अनुमान लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे आप किसी भी चीज का अनुमान, अनसर्टेन जनरलाइजेशन के ऊपर, है ना, अनसर्टेन जनरलाइजेशन। कोई पर्सन है वो अगर किसी चीज का अनुमान लगा रहा है तो कैसे लगाएगा, अपने हिसाब से कोई ना कोई जनरलाइजेशन थ्योरी बनाएगा वो, फिर वो उसको अनुमान लगा के आपको आंसर देगा, है ना। तो इन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कॉन्सेप्ट को कि आप किसी चीज का अनुमान लगा ही नहीं सकते, जो आपके सामने हो रहा है केवल वही सत्य है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये जो दो थे वो मेजर सेक्ट्स थे हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म के अलावा जो हमें पढ़ने थे, ठीक है। इससे बाहर का मुझे नहीं लगता आपसे कोई कुछ पूछेगा।
अब यहाँ पे जो आके हमारे मेजर सेक्ट्स की बात चल रही थी, जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, आजीविका, चरवाक, यहाँ पे जो है हम खत्म कर चुके हैं हमारा जितना भी सेक्ट का डिवीजन था। जैसे कि हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ लिया, मतलब आप हिंदुइज्म भी कवर कर चुके हैं, ऐसे ही जैनिज्म, बुद्धिज्म और इसी के साथ आजीविका और चरवाक की फिलोसफी हम कवर कर चुके हैं। अब जो बात आएगी अगले लेक्चर में वो आएगी महाजनपदास की। आपको पढ़ना है कि महाजनपदास कैसे डेवलप हुए और उनमें से कौन कौन से जो महाजनपद थे जिन्होंने डोमिनेट करके आगे जाकर अपने एम्पायर खड़े किए और कैसे जाके इंडिया की पॉलिटी है वो डेवलप होने लगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।